कैसे हैं दोस्तों। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था दोस्तों कि एओ ह्यूम की मदद से एक रिवॉल्ट 1857 पे लिखी गई थी। तो बताया गया था कि 1857 की जो बगावत हुई थी उसकी वजह थी कि ब्रिटिश इंडियंस पर बहुत ही जुल्म ज्यादती करा करते थे, जिसकी वजह से 1857 की बगावत हुई थी, जिस पर उस वक्त के हिंदुस्तान में जो वायसराय बने थे उनकी मुखालफत की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा, जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा भी देना पड़ा था। और उस वक्त के जो वायसराय थे और जो बड़े बड़े ओहदेदार थे उन्होंने इनको अपने ओहदे से हटा भी दिया था। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने अपनी एक मशहूर पोयम लिखी थी ओल्ड मैन होप करके। यहाँ पर ये भारतीयों को जागरूक कर रहे थे कि अपने लिए एक देश की मांग करो, एक आजाद राष्ट्र की मांग करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। इंडियन नेशनलिज्म के लिए भारतीयों ने मांग की कि पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा हिस्सा दिया जाए। सरकार में उस वक्त के वाइसरॉय थे डफर्ड, उन्होंने अपना अप्रूव दिया कांग्रेस के पहले सेशन के लिए। शुरुआत में इन्हें कांग्रेस से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जल्द ही इन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस जैसे काम कर रही है उससे ब्रिटिश राज को खतरा पहुंच रहा है। उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने कांग्रेस से जाकर रिक्वेस्ट किया कि अपने कामों की मीटिंग को गैर सियासी रखें, मतलब सियासत से दूर रखो, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। तो वायसराय डफर्ड ने कांग्रेस की मुदाखलत को कम करने के लिए कुछ और हथकंडे आजमाए, जैसे कि वो अमीर लोगों के पास गए और उनसे कहा कि आप अपना हाथ कांग्रेस से पीछे खींच लिए। इन्होंने एक रूल बनाया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकता। इन्होंने अपने कुछ वफादार बरतानवी शहरी की मदद लेने की सोची। इनमें से एक इंसान थे शिक्षित सैयद अहमद खान, दूसरे थे लिंग्वित शिव प्रसाद। इनसे कहा गया कि देश में एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट की शुरुआत करो। 1887 के दौरान सैयद अहमद खान ने अपने भाषण देना शुरू करे। उस वक्त कांग्रेस की गुजारिश थी कि ICS एग्जाम इंडिया में कराया जाए। जो बजट बनाती है सरकार उनमें इंडियंस का भी कुछ शेयर हो, हिंदुस्तानी भी उस बजट को के कुछ हिस्सेदार हों। सैयद अहमद खान ने इन सारी डिमांड्स को नकार दिया और लोगों को कहा कि लोग कांग्रेस से दूर रहें। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात यहाँ से करना शुरू कर दी थी। इन्होंने लोगों से कहा कि मुस्लिम खतरे में है, कि अगर बरतानिया भारत को आजाद कर देगा तो भारतीय यानी कि हिंदू ताकत में आकर तुम पर अत्याचार करेंगे। इसके अलावा फ्रेंच, जर्मन और पुर्तगाली भी इंडिया आएंगे और इंडियंस पर जुल्म ज्यादती करेंगे। इसलिए मुस्लिमों के लिए अच्छा यही है कि मुस्लिम ब्रिटिश को सपोर्ट करें, ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करें। हालांकि सैयद अहमद खान मुस्लिमों की एजुकेशन के लिए भी बहुत जोर दिया करते थे। 1875 में इन्होंने एक कॉलेज बनाया जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन इनके भड़काऊ भाषणों का और इनके एंटी कांग्रेस मूवमेंट का नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों की 1900 में एक तंजीम थी इस देश में जो बहुत मजबूती से काम कर रही थी, इस टू नेशन थ्योरी में भरोसा करते थे। और इसी की वजह से 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उस वक्त ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल को बढ़ाना चाहता था। उस वक्त तक तो ब्रिटिश ने इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वाइसरॉय मंटो के सामने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की मुस्लिमों के लिए, लेकिन कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ थी। उस वक्त कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके खिलाफ थे, वही जिन्ना जो बाद में जाकर बंटवारे को सपोर्ट करते थे। लेकिन इस टाइम तक जिन्ना इस इलेक्टोरेट के लिए बहुत खिलाफ थे। उनका मानना था कि इस देश को दो हिस्सों में बंट जाएगा। इन मसाइल के वक्त तक सरोजिनी नायडू जैसे लोग भी जिन्ना को असल में हीरो मानते थे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। लेकिन ब्रिटिश ने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल खेलने का एक और जरिया देखा और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को अप्रूव कर दिया। मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का ये मतलब था कि कुछ और भी सीटें ऐसी होंगी जहां पर बस मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे इलेक्शन के लिए और सिर्फ मुस्लिम वोटर ही उनके लिए वोट डाल सकेंगे। ब्रिटिश राज ने ये सब 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा किया। इसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म करके भी बुलाया जाता है। लेकिन ब्रिटिश यहाँ रुके नहीं
उन्होंने इसके बाद 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया, जहां पर सिमिलर रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, जिनमें सिख यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस को भी जगह मिली थी, जिससे इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बरकरार रही और दरार बनने लगी अलग अलग धर्मों के बीच देश में। इससे हुआ ये कि हिंदुओं का एक छोटा ग्रुप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगा। उन्हें लगा कि हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट का तो कोई फायदा ही नहीं पहुँच रहा हमें। इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरह एक हिंदू लीग की भी स्थापना हुई। इसे नाम दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुई थी। इसके बाद 1925 में केशव बलिराम नाम के एक और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS। जहां एक तरफ कुछ मुस्लिमों के अंदर मुस्लिम खतरे में है की भावना जाग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं में भी यही डर था कि हिंदू खतरे में है। इसके पीछे की वजह ये थी कि ब्रिटिश जो इतिहास पढ़ाता था स्कूलों में, हिस्ट्री प्रेजेंट करता था लोगों के सामने, वो इतिहास का उल्टा हिस्सा था। ब्रिटिश दिखाता था लोगों को कि कैसे हिंदू लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे मुस्लिम राजा के खिलाफ। इतिहास में 1909 में एक इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल UN मुखर्जी ने कुछ लेटर्स लिखे एक कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर में। इन लेटर्स को इन्होंने टाइटल दिया हिंदू डाइंग ए रेस। इन लेटर्स में इन्होंने अपने डर को जाहिर किया कि मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है और कुछ सालों बाद हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। वही चीजें जो आज 100 सालों के बाद सुनने को मिलती हैं लोगों से। उन्हें डर था कि मुस्लिम टेक ओवर कर लेंगे पूरे देश को। दूसरी तरफ कुछ मुस्लिमों को भी यही डर था कि हिंदू टेक ओवर कर लेंगे पूरे देश को। यही वो डर था दोस्तों जो आगे जाकर कुछ सालों में दंगों में बदल गया। 1920 के टाइम में धर्म के नाम पर दंगे देखने को मिले हिंदू मुस्लिम में। ये दंगे पहले इतने आम नहीं थे। 1920 का ही वो समय था जब ये दंगे इतने ज्यादा उभर कर आए। दोस्तों 1920 ही वो समय था जब हिंदू और मुस्लिमों में धर्म के नाम पर दंगे होने लगे और इसका फायदा उठाया उस वक्त के चंद लीडरों ने, जिनमें अगर आप कह सकें तो मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे और भी बहुत से ऐसे लीडर थे जिन्होंने मांग की थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश यानी कि एक अलग ही वतन होना चाहिए। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जब इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया कि हमें एक मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क चाहिए, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में एक वोटिंग कराई गई थी जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिली थी। लेकिन दोस्तों यही वोटिंग जब 1940 के बाद मुस्लिमों के लिए धर्म के नाम पर की गई तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बहुत ही ज्यादा यानी कि एक तरह से अगर कह दिया जाए कि बहुमत से भी ज्यादा इनको सीटें मिली थी। तो दोस्तों इस तरह पाकिस्तान वजूद में आया था। अब इसको आप किस तरीके से देखा करते हैं दोस्तों, ये आप पर निर्भर है, क्योंकि हमने जितनी भी रिसर्च की थी वो सारी हमने आपको इसमें बता दी है। अगर आप और भी कुछ जानते हैं जो हमने अपनी इस वीडियो में आपको नहीं बताई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों इसराइल वजूद में कैसे आया और हिटलर ने वर्ल्ड वॉर सेकंड किस तरह स्टार्ट की, इसका लिंक हमने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपका दोस्त नवाज खान।